Hello everyone, my name is Priyanka. Welcome to decoding session of the Hindu 4th of July 2023. Our today's topic would be regarding NATO and what is NATO plus. Second, we'll be discussing about the climate change. बेसिकली क्लाइमेट चेंज से एक छोटा सा के बेसिस पे एक छोटा सा एडिटोरियल दे रखा है न्यूज़पेपर में एंड उसके अंदर हम डेफिनेटली विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट. So let us begin with today's discussion. My name is Priyanka. I would like to request all of you to subscribe this channel, like and share before we begin with the discussion. So here we start with the NATO. इस एडिटोरियल के अंदर जो राइटर है वो ये बोलना चाहता है कि क्या इंडिया को नेटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And ultimately, as per the writer, India should definitely say no to join the NATO plus. But what is this NATO plus and what was NATO? इन दोनों को समझते हैं. नेटो जो है हमारे पास एक ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कुड से कि एक ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी. करेक्ट. देखिए आपके पास जो नॉर्थ एटलांटिक ओशन है इसके चारों तरफ जो भी कंट्रीज है मोस्टली ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका ये ग्रुप है. इट इज अ ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल एंगल एंड विथ रिस्पेक्ट टू द मिलिटरी एंगल अगेंस्ट व्हाट द सोवियत रशिया. जब यह बना था तब टारगेट सोवियत रशिया था. करंटली इसका टारगेट कौन है? रशिया है. और इसका जो एक्सटेंशन यानी कि जो नेटो प्लस है उसका टारगेट क्या होगा? चाइना होगा. समझते हैं कि अगर हम नेटो के बारे में बात करते हैं सो नेटो वॉज समथिंग अ ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका टारगेट क्या था? यूएसएसआर से पूरी यूरोपियन सारी यूरोपियन कंट्रीज जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट है उनको प्रोटेक्ट करना. और आज की डेट में इसका जो टारगेट है वो क्या है? रशिया. राइट. रशिया कैसे? यू कैन डेफिनेटली सी विथ रिस्पेक्ट टू द रशिया यूक्रेन वॉर. रशिया को लगा था दैट इट इज जस्ट लाइक अ क्रिमिया वॉर कि हम हार्डली एक हफ्ते में यूक्रेन को हरा देंगे. बट विद सपोर्ट विद डिफेंस इक्विपमेंट विद अदर नेटो मेंबर्स ये वॉर बहुत लंबा चल रहा है और भी ये काफी हद तक काफी टाइम तक ये चलने वाला है. राइट. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यस सबको लगा था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की खत्म होने के बाद यानी कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था तो जो नेटो है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस अब नहीं रह गया. लेकिन नेटो इज स्टिल अ सर्वाइवल. नेटो ने ये प्रूव किया है. प्लस सर्वाइवल के साथ ही में नेटो ने अपने आप को एक्सटेंड भी किया है. एज वॉट? देखिए नेटो में 30 मेंबर्स थे. रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो ये उसका एक्सटेंशन शो करता है 31st मेंबर. एंड स्वीडन जो है सर आपकी लिस्ट में है. स्वीडन जो है वेटिंग लिस्ट में टू ज्वाइन द नेटो. सो यहां से ये क्लियर है दैट नेटो का सिग्निफिकेंस जो है अभी तक चल रहा है. NATO is still significant, and now US is NATO was established by US, and now US is trying to extend it in the form of a NATO plus in the Indo-Pacific area. नॉर्थ अटलांटिक को ये कवर कर चुका. अब उनका जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक एरिया पे है और इंडो पैसिफिक एरिया में है. और वहां पे अगर इंडिया को लाने की बात नहीं करी जाए तो इट इज नॉट यूजफुल इन एनी मैनर. इंडो पैसिफिक की बात आती है तो इंडिया के बिना आज के टाइम पे इंडो पैसिफिक को हम सोच ही नहीं सकते. इंडो पैसिफिक क्या है इसका डिटेल वीडियो आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा. सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो नेटो प्लस है वो क्या है. सो दिस इज अबाउट द नेटो प्लस. नेटो प्लस जो है ये इंडो पैसिफिक एरिया के आसपास जो यूएस के अलाइड कंट्रीज है उनका एक अलायंस है और इट इज बेसिकली टू टारगेट द चाइना. सो व्हाट आर दोस कंट्रीज? यहाँ पे कंट्रीज के नाम पे आपके पास जापान है. दूसरा जो आपके पास कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया है. थर्ड कंट्री यहाँ पे आपको पास मिल जाएगा न्यूजीलैंड. फोर्थ कंट्री जो है यहाँ पे आपके पास मिलेगा साउथ कोरिया. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इजराइल. सो यू कैन डेफिनेटली सी ये सारी कंट्रीज जो है वो यूएस के फ्रेंड्स. So it's an alliance of the friends or the alliance of the ally of the US. But target कौन है? चाइना है.
एरिया क्या है, इंडो पैसिफिक है। तो क्या इंडिया को लाए बिना यहाँ पे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यूएसए ने प्रपोजल दिया है इंडिया को कि प्लीज ज्वाइन द इंडो दैट नेटो प्लस। और जो हमारा राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्रपोजल है इट इज लाइक एन बेट। व्हाट इज अ बेट? जब आप मछली पकड़ते हो तो पहले एक दाना डालते हो ना, कि ताकि वो मछली हमारे हाथ में आ जाए। तो एडिटोरियल जो है आपके पास, जो राइटर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो नेटो प्लस का प्रपोजल है इंडिया के लिए एक बेट की तरह है। तो इंडिया को आपका जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट दिख रहे हैं उसको ना सोचते हुए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को सोचना चाहिए। और हमको इस चीज को, प्रपोजल को मना कर देना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक अपना इम्पोर्टेंस बहुत हद तक बढ़ा रही है जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे, डेमोक्रेसी के अंदर, राइट, ग्रोथ के अंदर, जीडीपी ग्रोथ के अंदर। करेक्ट। सो ऐसी कंट्री को शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस ना करके लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना चाहिए। और इस ये जो बिड जैसा प्रपोजल है उसको मना कर देना चाहिए। ठीक है। अब इसका हम ओपिनियन जो है उसको हम समझते हैं कि शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है यानी कि जो बेट हो सकते हैं वो इसमें क्या हो सकते हैं। तो पहला चीज हम यहाँ पे एडिटोरियल बोलता है कि अगर हम शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में बात करते हैं, सो दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स, जिसको राइटर बेट की तरह बोलता है कि दीज आर लाइक द बेट। तो पहली चीज कि डेफिनेटली ये आपको एक सिक्योरिटी देगा, बिल्कुल देगा। जब ये बोल ही रहा है कि हमारा काम क्या है, सिक्योरिटी देना है। नेटो के मेंबर्स का जो एम है वो क्या है, सिक्योरिटी है। सेकंड, हम आपको जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है उसमें हेल्प कर देंगे, जी बिल्कुल कर देंगे। थर्ड, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है वो इंडिया को मिल सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। तो हाँ, इन सब चीजों से इंडिया जो है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को पोटेंशियली स्ट्रेंथन कर सकता है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, इंडिया जो है आज के टाइम पे रशिया और चाइना को अनॉय करना अफोर्ड नहीं कर सकता। वाई? रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड रहा है, चाहे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो या पोस्ट यूक्रेन रशिया वॉर हो, रशिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस। एंड यस, इंडिया और रशिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ऑन द बेसिस ऑफ 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट्स जो है वो कौन से हो जाएंगे? पॉलिटिकल एंगल जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे है। देन जो डिफेंस का एंगल है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। फोर्थ, जो कि करंटली बहुत ही सीरियस इशू है, दैट इज एंटी टेररिज्म। एंड लास्ट वन, which is the future of the world at present, is exploration with respect to space, advancement with respect to space. तो एट दिस मोमेंट जब हमारे रशिया के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जब रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, तो हम रशिया को अनॉय करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, माना कि अभी जो यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ था उसमें रशिया का एक थोड़ा सा टिल्ट चाइना की तरफ दिखा है, बट अल्टीमेटली रशिया ने तब भी इंडिया को सपोर्ट किया था, चाहे हम ऑयल परचेसिंग के केस में देख लें। क्लियर? तो दिस इज समथिंग वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट, राइट? सेकेंड, हम बोलेंगे कि ये जो नेटो प्लस है उसमें इनकी एक पॉलिसी है अबाउट द ताइवान, कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो नेटो प्लस के जो मेंबर्स है आपस में इकट्ठा होंगे और प्रोटेक्ट करेंगे ताइवान को। बट दिस इज अल्टीमेटली नॉट फेवरेबल टू इंडिया। वाई? देखो, इंडिया जो है ट्रेडिशनली हमेशा एक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी को शो करता हुआ आया है। ऑटोनोमस जो फॉरेन पॉलिसी है उसको शो करता हुआ आया है। Also, we can see this with respect to the non-alignment policy. ठीक है? इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो ये बोलते हैं कि इंडिया इज नॉट इन फेवर और नॉट इन साइड ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। हमारी जो सॉवरेन कंट्री है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी।
तो अगर हम एक ऐसा अलायंस ज्वाइन करते हैं जिसमें हमको उसकी पूरी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू चाइना और इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्टिव, तो इंडिया का ये जो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसको ये हिट करता है डायरेक्टली। एंड अल्टीमेटली इससे हमारे जो रिलेशन हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ या फिर और भी कंट्रीज जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है वो डिटोरिएट होंगे। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन सपोर्ट। थर्ड थिंग अगर हम बात करते हैं ताइवान पॉलिसी, ये देखो ताइवान पॉलिसी को हम फिर से एक बार समझते हैं कि ताइवान पॉलिसी में अगर हमने यूएस अलायंस का साथ दिया तो ये हमारे जो एग्जिस्टिंग बाइलेटरल इश्यूज है चाइना के साथ उसको और ज्यादा फ्यूल्ड अप कर देगा। सो इट विल बेसिकली फ्यूल द एग्जिस्टिंग इश्यूज विद द बाइलेटरल इश्यूज विद द चाइना। कैसे? अगर ताइवान को लेकर सपोर्ट किया तो चाइना को एक वो मिल जाएगा कि एक चांस मिल जाएगा कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं वहां पे वो और ज्यादा अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन कर पाएगा और अल्टीमेटली जो बॉर्डर डिस्प्यूट जिसको हम एंड करना चाहते हैं वो फ्यूल्ड अप हो जाएगा। तो चाइना विल डेफिनेटली गेट चांस फॉर इट। करेक्ट? सो एज अ कंक्लूजन, एज पर द राइटर और एज पर द ओपिनियन, इट इज सेइंग कि इंडिया को आज की डेट में ये जो नेटो प्लस जैसा वेट है जिसका लॉन्ग टर्म एजेंडा चाइना को टारगेट करना है किसी और के कंधे पे बंदूक रख के, जैसे उसने अभी रशिया यूक्रेन के वॉर पे किया। अमेरिका ने बैठे बैठे यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के रशिया को वीक कर दिया है और रशिया का पावर इज टोटली वीकेंड। ये भी एडिटोरियल आपका आज के पेपर में आया है, लेकिन इस पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे बिकॉज इट इज अ लॉन्ग वीडियो। रशिया का पूरा हिस्ट्री हम समझेंगे, राइट? रशिया के जो रूलर्स है उसका एक नेचर हम समझने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी फाइंडिंग इन माय सेपरेट वीडियो विद रिस्पेक्ट टू रशिया। सो यहाँ पे राइटर बोलना चाहता है कि India should not get trapped in this small bit, and India should focus in its long term goals। अपने जो इश्यूज है उस पर फोकस करें, जैसे कि टेररिज्म की जो इश्यूज है, बायलेटरल इश्यूज है, आपके पास बॉर्डर डिस्प्यूशन पे फोकस करें। अगर वो इस अलायंस में चला जाता है तो अपनी रिसोर्स वेस्ट कर देगा, जैसे कि यूक्रेन कर रहा है, रशिया कर रहा है, अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देगा, पूरी तरह से रियल इश्यूज से इंडिया डाइवर्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल जो कि आपके पास दे रखा है। एंड एट द लास्ट, व्हाई चाइना इज सो क्रूशियल कि यूएस जो है इट इज टारगेटिंग चाइना। यस, चाइना इज डेफिनेटली ग्रोइंग। चाइना की जो इंटेलिजेंस जो पॉलिसीज है जो वो बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है यूएस के लिए, एंड चाइना का ग्रोथ किसी से छुपा नहीं है। सो दिस इज व्हाई इंडिया इज यूज्ड by US. US is trying to use India to, hit the China, right, for its long-term agenda. I hope this topic is clear. Now let us move towards our next topic, that is a climate change, a stock take before the global stock take. देखिए इस एडिटोरियल में कुछ इतना खास नहीं है, बट फिर भी नवंबर से दिसंबर हमारी एक नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टीज होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, विद रिस्पेक्ट टू द पेरिस एग्रीमेंट, राइट? तो उसको समझने से पहले इसमें हम थोड़ा सा एक स्टैटिक कंसेप्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस एडिटोरियल में आपके पास जो राइटर है वो ये बोलना चाह रहा है कि जो डेवलप और डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनके बीच में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो किस चीज को लेके हो रहे हैं। क्लियर? तो अब जब आपको समझ में आ ही गया है तो नाउ वी कैन डेफिनेटली टॉक ऑन दिस कि इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन है वो किस मैटर पे हो रहा है। So this is all about the 1970s. It was the time of 1970s जब दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि यार ये जिस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये सस्टेन नहीं रह सकता। इट इज डेफिनेटली हैम्परिंग अवर क्लाइमेट। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, राइट? और यहीं से फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है 1972 के अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और फिर 1992 के अंदर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है, दैट इज द अर्थ समिट। It happened in the Rio de Janeiro, Brazil. As this summit happened, 3 एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए थे, UNFCCC, CBD एंड UNCCD। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था और जो लैंड से रिलेटेड बातें हैं, ये हमारा आज का फोकस नहीं है।
और हमारा आज का जो फोकस है वो ये है, UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बेट द क्लाइमेट चेंज। अब जो UNFCCC है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले UNFCCC जो है क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सर इसमें क्या होता है, एक क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1995 में। इस क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला था कि एज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज उनके पास ज्यादा डेवलपमेंट है, ज्यादा इंडस्ट्रीज है जो कि ज्यादा रिलीज कर रही है एमिशंस। तो यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास मैंडेटरी है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक आप अपना जो टेम्परेचर है, नॉट टेम्परेचर, अपना जो एमिशन है या फिर टेम्परेचर, उसको आप कम करेंगे। क्लियर? और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बस ट्राई करेंगी। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है अनडिफरेंशिएटेड बट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर तो मैंडेटरी है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ट्राई करेगी। सो व्हाट क्योटो प्रोटोकॉल सेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज के पास मैंडेटरी है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होगी उनके पास इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप 2012 तक 5 डिग्री सेल्सियस तक अपने जो टेम्परेचर एमिशन को है उसको कम करने की कोशिश करोगे। फिर भाई 2012 आ जाता है, काम कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पे 2012 में दोहा अग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। दोहा अग्रीमेंट के अंदर ये डिस्कशन होता है कि जनाब 2012 तो आ गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन का कुछ खास काम हुआ नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें हुई, एक इमीडिएट एक्शन लिया गया जिसपे 2012 की जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया 2020 तक, और यहाँ पे नींव रखी गई पेरिस एग्रीमेंट की, जो कि साइन होता है 2015 में। अब पेरिस एग्रीमेंट जो है वो आपके पास आपकी जो एडिटोरियल है उसके अंदर मेंशन है। तो अब आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा दैट 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है एज अ पार्ट ऑफ COP21। देखो ये COP क्या है, जब भी जो यूएनएफ ट्रिपल सी जो है उनके मेंबर्स आपस में कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग करते हैं तो वो COP कहलाते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो नंबर है उनके आगे की पहली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग है, वो हो जाता है COP1, COP2, COP3। करेक्ट? तो ये आपके पास COP21 का रिजल्ट था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिडक्शन करेंगे अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक है। दूसरा यहाँ पे फाइनेंसिंग जो है उसके बारे में बात करी गई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ हद तक फाइनेंस देगी, क्लियर है, और ताकि वो उनको हेल्प करे टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और यहीं पे आपके आज का जो एडिटोरियल वो ये बोलता है कि ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है, डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे कि हम पे मैंडेटरी है, डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे कि जो हमको और ज्यादा जो पैसा है वो मिलना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन बोथ दीज। अब इसका जो डिटेल है वो हम तब देखेंगे जब फाइनली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है वो हो जाएगी, जो कि 2023 में होने वाली है। उस वक्त हम इसको डिटेल में अच्छे से कर पाएंगे टू कंपेयर इट विद द COP27 एंड इस साल का जो COP28 होगा उससे। आई होप both the topics are clear. Any valuable feedback are always welcome. You can just text me on my WhatsApp, in my email, or you can add on the comments. And to all the offline batches or students, please go through the video and we'll have a session in evening today. All right. Thank you so much. Please subscribe करिए, like करिए, share करिए. Thank you.